We'll be discussing numericals based on concept of your reflection and refraction. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन देखो. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर. तो हमारे पास देखो ये 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन है और हम देखना चाहते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी. और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो आपको दिया हुआ है. अब यहाँ पे फर्स्ट लेंस जो है उसकी जो इमेज होगी वो आपके सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी और जो सेकंड लेंस की इमेज आएगी वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी. तो इमेज ऑफ द फर्स्ट केस विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड केस. तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास जो फर्स्ट लेंस है L1, अगर हम फर्स्ट लेंस की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ये हो गया C1 और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो C1 से डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. एंड ऑब्जेक्ट से देखो रेज जब लेंस पे आके फॉल करेंगी तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. सो हेयर if we study your lens L1, what we observe is that in case of your first lens L1, your given value of U is -30 and the focal length will be equal to +10. कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का मतलब हो गया कि कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है. अब हमने देखना है कि ये जो गिवन लेंस है ये इमेज कहाँ बनाएगा. तो इमेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज़ किया और लेंस फॉर्मूला इज 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो हमने f1 ले ली और इसकी जो इमेज है उसको मैंने v1 कह दिया क्योंकि फर्स्ट लेंस जो इमेज बना रहा है वो v1 हो गया. तो हेयर व्हाट यू गेट इज दैट 1/v1 -30 is equal to 1/10. So the value of v1 here is 1/10 minus 1/30. So 30 LCM ले लो. So what you get is that the value of v comes out to be 15 सेंटीमीटर और ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये +15 आ रही है. तो अगर ये वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगी. तो ये आपका लेंस है एंड ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर से आपकी जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर देख लो कहाँ कितना बनेगा. ये डिस्टेंस है 5, ये डिस्टेंस है 10. तो आपका जो 15 सेंटीमीटर बन रहा है वो आपका ये गिवन पॉइंट पे बन रहा है. तो दिस इज द प्लेस वेयर योर इमेज इज फॉर्म्ड. ये आपकी वो प्लेस है जहाँ पे इमेज आ रही है. तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो आपकी इमेज इस केस में बन रही है दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पोजीशन I1 विच इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट लेंस. क्योंकि आपने जो डिस्टेंस लेना है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से लेना है. जो ये V आएगा ये आपका V आएगा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. तो हमने फर्स्ट लेंस का सॉल्व किया केस. तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो I1 है दिस I1 इज इमेज ऑफ लेंस L1 और यही जो I1 है दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2. तो ये जो I1 है ये आपका जो सेकंड लेंस होगा, ये जो आपका सेकंड लेंस है
उस सेकंड लेंस के लिए ये अब ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर देखो मैं यहाँ पे ये गिवन डायग्राम को बनाना चाहता हूँ, रे डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो आपके पास देखो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट का ये टॉप पॉइंट लेते हो, तो ये जो टॉप पॉइंट है ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, अगर फाइनल इमेज वर्चुअल है तो वो इमेज बनेगी अबव प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर फाइनल इमेज रियल है तो वो बनेगी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरे को ये हाइट भी चाहिए होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर कितना नीचे। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट लूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट का ये बॉटम पॉइंट लूं जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने क्या कहा था कि इफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऑब्जेक्ट है, देखो इस ऑब्जेक्ट से ये जो रे है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधी, ये रे आप नोटिस करोगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधी यहाँ से आपके तीनों लेंस से ये स्ट्रेट निकल जाएगी, क्योंकि ये आपकी वो लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी अनडेविएटेड, और एक ऐसी लाइट होगी जो यहाँ जाके फॉल करेगी और फिर वो बेंड करेगी। लेकिन इमेज, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसकी इमेज भी कहाँ लाई करेगी, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो फर्स्ट केस है, अगर मैं ये फर्स्ट केस से जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं अगर मैं उनको ड्रॉ करूं, तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे टकराने के बाद आपकी जो लाइट है वो यहाँ पर इमेज बनाएगी, क्योंकि ये आपकी पोजीशन होगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर आपकी v की वैल्यू 15 आ रही है। तो व्हाट वी नोटिस इज दैट दिस इज द पॉइंट वेयर योर गिवन इमेज is formed by the first lens and this is the refracted ray। ये वो रे है जो आपकी यहाँ से आके गिवन लेंस पे फॉल करेगी। अब आप नोटिस करो, देखो ये जो रे है ये अब L2 पे फॉल कर रही है, और जब ये L2 पे फॉल करेगी तो हम क्या नोटिस करेंगे कि अब यहाँ पर आके लाइट फिर क्या करेगी, बेंड। तो अगेन द लाइट विल बेंड ऑन योर लेंस L2। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो आपकी रेज हैं ये अब इस साइड पे फिर दोबारा बेंड करेंगे। So now we'll discuss that how the bending of light will take place when the light is falling on lens L2। और यहाँ पे देखो ये वाली जो रे है जो आपके सेकंड केस के लिए रिफ्रेक्टेड थी, अब वो फर्स्ट केस के लिए इंसिडेंट, वो सेकंड केस के लिए इंसिडेंट है। तो ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ये लाइट अब आपके सेकंड लेंस के लिए इंसिडेंट रे है, और ये जो पॉइंट है अब ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इफ वी टॉक अबाउट योर लेंस L2, फॉर लेंस L2 अगर हम सेकंड लेंस की बात करें, तो हम यहाँ पे जब U ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा देखो जो डिस्टेंस आएगा वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस आएगा तो ये आपका U बनेगा, और यहाँ पे आपका U देखो कितना बन रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड ये +10 है। वाई प्लस? बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे के लॉन्ग है, क्योंकि आपकी इंसिडेंट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो दिस इज योर गिवन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, बिकॉज आपका ये जो लेंस है ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। ये देखो सेंटर से थिन है, ये कॉनकेव है, ये डाइवर्जिंग है। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एफ की वैल्यू जो है वो -10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये लेंस अब कहाँ पर इमेज बनाएगा, इफ आई वांट टू सी दैट वेयर दिस लेंस विल फॉर्म इमेज, तो मैं वी निकालूंगा। तो अब इस केस में मैं वी कैसे निकालूंगा, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, और ये अब आपका सेकेंड लेंस हो गया, तो ये सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ हमने f2 ले ली। तो योर 1/v -1/10 इज इक्वल टू -1/10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/v की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। इसका मतलब जो आपका v है वो क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब v इन्फिनिटी का क्या मतलब है, कि आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है।
अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो रिफ्रेक्टेड रेज हैं दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वी इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि हमारी जो रिफ्रेक्टेड रेज हैं दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ये रेज हैं यहाँ से टकराने के बाद जब L3 पे फॉल करेंगी तो वो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करेंगी। ये आपकी रेज ऐसे फॉल करेंगी। अब ये देखो, ये जो रे आपकी रिफ्रैक्टेड रे है फॉर द सेकंड लेंस वो आपके थर्ड लेंस के लिए इंसिडेंट होगी। और अब हम क्या नोटिस करेंगे, दोबारा लाइट यहाँ पे आके फिर L3 पे बेंड करेगी। और जब लाइट L3 पे बेंड करेगी तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ऑन L3 द रेज आर फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल कर रही है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द फोकस ऑफ द लेंस। तो इस लेंस का जो फोकस है वो आपका फोकस कहाँ आएगा, वो फोकस आएगा जहाँ पे आपको इसकी फोकल लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो इसका जो आपका फोकस आएगा दैट फोकस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है, ये जो फाइनल इमेज है, दिस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम L3। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम L3 वाई, बिकॉज दिस प्लेस इज द फोकस ऑफ L3। तो ये जहाँ पे इमेज बन रही है दैट इज द फोकस ऑफ थर्ड लेंस। ये थर्ड लेंस का फोकस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल रेज आके फॉल कर रही हैं। तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन और ये हमारा रे डायग्राम बन गया। हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इसका रे डायग्राम भी कंप्लीट करके दिखाओ। और आपने देखो लाइट को यहाँ से उठाया, ऑब्जेक्ट की रेज को कहाँ से उठाया, उसके उस जगह से जो प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा तो उसकी इमेज जो बनेगी वो भी कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी। और ये जो आपका गिवन केस है, अगर आप चाहते तो ये सेकंड वाला जो केस है, ये वाला, इस सेकंड केस में आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जगह कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे कंसेप्चुअली सॉल्व? हमें पता है कि अगर हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, और उस लेंस के ऊपर जो आपकी इंसिडेंट रे है वो उस लेंस के फोकस पे इंसिडेंट है, तो टकराने के बाद जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो हमने ये रूल 3 किया था कॉनकेव लेंस के केस में। तो अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे देखो नोटिस करूँ तो आप जरा ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, देखो ये इंसिडेंट रे कहाँ पर आके फॉल कर रही है, I1 पे। और I1 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस वो आपका 10 सेंटीमीटर है और इसका फोकल लेंथ भी 10 है। तो ये जो आपका पॉइंट है, आपको जहाँ पे I1 नजर आ रहा है, दैट इज द फोकस ऑफ L2। और अगर वो L2 का फोकस है तो आपकी जो रेज हैं वो पैरेलल होगी। तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कंसेप्चुअली करना चाहते हो कंसेप्चुअली भी कर सकते हो, अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आप ये इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे। और यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब ये होगा कि आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। Next question is that a convex lens of focal length 20 centimeter has a point object placed on its principal axis at a distance of 40 centimeter from it. तो हमारे पास देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें जो दी है वो 20 सेंटीमीटर दी है। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो हमारा गिवन ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द गिवन लेंस। तो हमें ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर, और हम सारे डिस्टेंसेस जब भी लेंगे तो कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर।
अच्छा देखो, अब अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आपको गिवन 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये फोकल लेंथ के साथ अगर कंपेयर करो तो ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज ट्वाइस ऑफ एफ। देखो ये ट्वाइस ऑफ एफ। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के 2f पे है, तो फिर इसकी इमेज कहाँ बनेगी? वो भी 2f पे बनेगी एंड ऑन द अदर साइड बनेगी। तो हमने पढ़ा हुआ है, देखो, तो हमें ये रे डायग्राम्स के सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो 2f पे है, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी? एट डिस्टेंस ऑफ 2f। तो हमारी ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी इमेज ये 2f डिस्टेंस पे बनेगी। दैट इज हाउ मच? दैट इज योर 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेन मिरर इज प्लेस 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो हमने क्या किया? हमने यहां से लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर जो है उसको रख दिया। तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर आ गया और हमने ये प्लेन मिरर को रख दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द गिवन लेंस। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो हमारे पास देखो ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा? ये हमारा डिस्टेंस जो है ये बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। Now the question is that find the position of the image formed by this combination। तो इस पूरे combination की image कहाँ बनेगी? तो अब आप नोटिस करो, देखो ये जगह है जहां image बनेगी ड्यू टू द convex lens। तो this is the place, this is the position where image due to convex lens is formed। अब ये जो जगह है, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो यही जो पोजीशन है, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, क्योंकि जो फर्स्ट केस की इमेज है वो सेकंड केस के लिए ऑब्जेक्ट है। अच्छा, प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है मिरर से, इमेज की भी उतनी है पर ऑपोजिट साइड पे है। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी मिरर से 10 सेंटीमीटर ही आएगी बट अदर साइड आएगी। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी, दैट फाइनल इमेज विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो आपका ये जो गिवन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि आपकी गिवन फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर अगर आप ये डिस्टेंस को ऑब्जर्व करो तो दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस का मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो आपकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि योर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट योर फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो जहां पे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और आपका ये देखो जो फाइनल इमेज आ रही है वो 20 सेंटीमीटर पे आ रही है, तो इट इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। और हमें क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा कि इसको आप शो करो विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो अगर मैं रे डायग्राम के हेल्प से इसको शो करूं तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट से रेज पहले तो गिवन लेंस पे फॉल कराऊंगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट से ये रेज आके इस गिवन लेंस पे फॉल कर रही हैं। अब ये जो रेज है ये टकराने के बाद कहाँ मीट करेंगी? एट 2f। सो दीज रेज विल मीट एट 2f। अब ये जो रेज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये 2f पे आके मीट करेंगी, मिरर को
जब ये टकराएंगी तो ये 2f पे जाके मीट नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो गिवन रेज हैं ये 2f पे मीट नहीं कर पाएंगी, और अब लाइट मिरर के ऊपर दोबारा से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज फाइनल इमेज जहां बन रही है वहां पे मीट करेंगी। तो व्हाट वील ऑब्जर्व इज दैट दीज रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग will meet at this point, and this particular point will be your position of final image. तो ये हमारी गिवन रे डायग्राम है। तो हमें पेपर में ऐसे डायग्राम्स भी बनाने को आ सकती हैं। तो देखो, एक तो ये 1-1 मार्क में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि बताओ आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, और वहाँ पे फिर ऐसे लिखा होगा ऑन द फोकस ऑफ द लेंस, या लिखा होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f ऑफ द लेंस, या लिखा होगा इट इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो आपको ये सब चीज़ें कंसेप्चुअली सॉल्व करनी जरूरी है। और अब अगर देखो तो हमने देखो इसको न्यूमेरिकल तो कुछ किया ही नहीं है, हमने सिर्फ अपनी रे डायग्राम्स का जो कंसेप्ट है, जो हमने रे डायग्राम्स में बातें सीखी हैं, उसको अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से होंगे जिसमें जो रे डायग्राम्स के कंसेप्ट्स हैं वो अप्लाई होंगे, और उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअली सॉल्व होगा। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर वी हैव 3 लाइट रेज। One is your red light, another is green light, and another is your blue light. तो हमारे पास ये 3 अलग अलग कलर्स की लाइट हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड दे आर इंसिडेंट ऑन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। तो प्रिज्म हमने पहले भी डिफाइन किया था कि प्रिज्म एक वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके जो सर्फेसेस होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, वो नॉन पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये प्रिज्म है, ये देखो ये प्रिज्म है, और ये जो प्रिज्म है इस प्रिज्म पे देखो ये आके रेज फॉल कर रही हैं, और ये जो रेज फॉल कर रही हैं उनमें ये 3 अलग अलग कलर्स की लाइट फॉल कर रही हैं। और एक आपकी जो लाइट है वो देखो ये गिवन सरफेस ए बी पे आके टकरा रही है, उसके बाद लाइट ये सरफेस ए सी पे आके टकरा रही है, और ये दोनों सरफेसेस अगर आप ध्यान से देखो तो नॉन पैरेलल है, उनके बीच में एंगल है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो ये जो एंगल आपका बनेगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो ये आपके पास डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो है वो आके फॉल कर रहे हैं, और जो आपके 2 फेसेस हैं, ए बी एंड ए सी, ये 2 फेसेस जिन पे लाइट ने आके टकराना है, ये 2 फेसेस नॉन पैरेलल फेसेस हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम प्रिज्म कहते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज दैट explain with reason which ray of light will be transmitted through the face AC। तो ये हमारा फेस है AC, और ये तीनों लाइट्स यहाँ पे आके टकरा रही हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लाइट जो है वो बाहर निकलेगी, ट्रांसमिट होगी, विच लाइट विल बी कमिंग आउट। अब वैसे तो देखा जाए तो सारी रेज ही बाहर आनी चाहिए क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो क्वेश्चन ऐसे क्यों कह रहा है कि विच ऑफ द रेज इज कमिंग आउट। तो मेन बात है कि आपका जो प्रिज्म है वो डेंसर मीडियम है, बाहर रेरर मीडियम है, लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेरर। और हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट डेंसर से रेरर जाती है, व्हेन योर लाइट passes from your denser to rarer medium, there are 2 things which are possible. First, your incident ray is having value less than critical angle. Then what you will observe is that light will refract and will bend away from normal। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और इसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड।
और अगर मेरी लाइट जो है वो इक्वल टू क्रिटिकल एंगल भी है, अगर इक्वल टू भी है तो भी रिफ्रैक्शन होगी। बस ये है कि लाइट जो है वो सरफेस के लॉन्ग बार निकलेगी। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की हुई है। तो यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है। जरूरी नहीं है कि सारी रेस बाहर आएंगी, आने को सारी भी बाहर आ सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि तीनों ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएं। पर उसकी कंडीशन क्या है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में कितनी है। तो यहाँ पे देखो, लाइट जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस फॉल कर रही है, और अगर यहाँ पे लाइट नॉर्मल टू द सरफेस फॉल कर रही है तो आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो है, तो लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई। अच्छा, अब यहाँ पे लाइट स्ट्रेट निकल गई, पर आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो गिवन प्लेस है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो ये मेरा नॉर्मल है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो गिवन नॉर्मल मैंने बनाया, इस नॉर्मल के साथ ये जो रेज फॉल कर रही हैं ये कितना एंगल बनाएंगी, 45 डिग्री। तो योर गिवन रेज आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45। कैसे 45? देखो ये 90 है तो ये भी 45 हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस 45 बनेगा, तो 90 माइनस 45 भी कितना बन गया, 45। तो ये आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो वो 45 डिग्री है फॉर ऑल द थ्री केसेस। तीनों के लिए जो लाइट वहां पे फॉल कर रही है वो 45 डिग्री का एंगल बना के फॉल कर रही है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट आर 1.39, 1.44 एंड 1.47। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो गिवन प्रिज्म है, ये जो गिवन आपका अरेंजमेंट है, इसका रेड लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.39 है। इसका ग्रीन लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.44 है। इसका ब्लू लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.47 है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो रेज हैं ये डिफरेंट कलर्स की हैं, और सेम मीडियम, वही ग्लास है, वही प्रिज्म है, पर अलग अलग कलर्स के लिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है। मतलब कि अलग अलग कलर्स की जो बेंडिंग होगी वो अलग अलग एंगल्स पे होगी, क्योंकि आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात यहां से और निकल के आ रही है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट will bend at different angles in same medium. Why? Because same medium has different values of refractive index for different colors. और इसीलिए व्हाइट लाइट की डिस्पर्शन होती है। हमें पता है कि जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो उसकी डिस्पर्शन होती है, और वो डिस्पर्शन क्यों हो रही है, क्योंकि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स, इट हैज मोर देन वन वेवलेंथ। देखो, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कहा था कि हम सिंगल वेवलेंथ को लेके स्टडी कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ में जो व्हाइट लाइट है वो पॉलीक्रोमेटिक है। जब व्हाइट लाइट फॉल करेगी उसमें अलग अलग कलर्स हैं, हर कलर की अलग वेवलेंथ है, और हर वेवलेंथ की जो गिवन वैल्यू है उसके डिपेंडिंग आपका सेम मीडियम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उस केस में आपके गिवन लाइट के लिए ऑब्जर्व होगा। और आप क्या नोटिस करोगे कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट विल बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। अब यहाँ पे अगर मैं स्टडी करूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो उसकी कंडीशन ये होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों के लिए कितना है, 45। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और तीनों केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो मैंने यहाँ पे साइन, दोनों साइड पे साइन ले लिया, तो साइन ऑफ 45 इज ग्रेटर देन साइन सी। और अगर मैं इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बाय साइन सी
तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो साइन सी दूसरे साइड आ गया, साइन 45 दूसरे साइड चला गया. नाउ व्हाट इज 1 बाय साइन सी? तो योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज 1 बाय साइन सी, क्योंकि हमने क्रिटिकल एंगल को निकाला था. कैसे निकाला था हमने क्रिटिकल एंगल को? हमने कहा था कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. तो व्हाट इज 1 बाय साइन सी? तो 1 बाय साइन सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम. वो क्या है? एयर. दैट विल बी ग्रेटर देन 1 बाय साइन 45 का मतलब 1 बाय रूट 2. तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं? हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1.414, total internal reflection will take place. अब आप जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू देखो, ग्रेटर देन 1.414 है, तो इसमें क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये इसको देखो, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 1.414 है. और अगर मैं इसको देखूं, इसकी वैल्यू जरा ध्यान से देखो, लेस देन 1.414 है. तो क्या नोटिस करोगे? बेंडिंग ऑफ लाइट. बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपकी गिवन ब्लू लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेगी. तो ग्रीन लाइट में भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो ऑब्जर्व करेंगे. और जो हमारी रेड लाइट होगी वो गिवन मीडियम से ऐसे बाहर आएगी. तो ये आपके पास आपकी गिवन रेज हैं, ये ब्लू और ग्रीन जो हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो रेड है वो रिफ्रैक्शन शो करेगा. तो विच लाइट इज कमिंग आउट? योर रेड लाइट इज कमिंग आउट ऑफ द प्रिज्म. बाकी जो है वो प्रिज्म के अंदर ही क्या अंडरगो करेंगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो रेस्ट ऑफ द लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रेड लाइट विल बी कमिंग आउट. तो ये हमारा गिवन कंसेप्ट है. सो देखो क्लियर है कैसे किया हमने इसको. Now next question is that a ray of light is incident normally on face AB of a right angled prism of refractive index 1.5. तो ये जो आपका गिवन मटेरियल है, ये लेटर से एक ग्लास प्रिज्म है, और इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो ये जो सराउंडिंग मीडियम है ये एयर है, ये आपके पास ग्लास है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिज्म इज पार्शली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो आपके पास ये देखो, ये एक लिक्विड है और आपने इसको पार्शली इमर्स कर दिया लिक्विड में. तो दिस इज योर लिक्विड, एंड इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, तो हमने उसको म्यू एल ले लिया. वी डोंट नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड. Now question is that find the value of refractive index of the liquid so that the ray grazes along BC. अब grazes along BC का क्या मतलब है? तो देखो हमारी ये इंसिडेंट रे है, और अगर हम इस इंसिडेंट रे को यहाँ पे नोटिस करें तो ये बिल्कुल नॉर्मली फॉल कर रही है. तो अगर यहाँ पे एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 0. और हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो रे ये बिल्कुल स्ट्रेट आके फॉल करेगी. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो रे है दैट विल गो स्ट्रेट, दैट विल गो अनडेविएटेड. तो ये जो आपकी रे है ये बिल्कुल सीधी यहाँ से स्ट्राइक करके ये बिल्कुल सीधी यहाँ पे आके फॉल करेगी एट द सरफेस. और जब ये यहाँ पे फॉल करेगी तो देखो ये वाला जो एंगल है ये आपका कितना एंगल बनेगा? 30, क्योंकि ये देखो राइट एंगल. तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ, इफ आई ड्रॉ नॉर्मल हेयर, तो आपका ये जो गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा ये आपका कितना बन गया? 60 डिग्री. तो आपकी लाइट यहाँ पे जब आके फॉल करेगी
तो ये आपका गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट जब यहाँ पे फॉल करेगी, ये बीसी पे, तो लाइट ग्रेजेस अलोंग बीसी। ग्रेजेस का मतलब है कि वो जस्ट बीसी के अलोंग जाएगी, तो इट विल ग्रेज अलोंग बीसी। तो ये जो आपकी रे है वो बिल्कुल बीसी सरफेस के अलोंग जाएगी। तो अगर ये जो रे है ये बिल्कुल बीसी सरफेस के अलोंग जाएगी, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो आपकी गिवन रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर है, ये आपके गिवन नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज 90 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पे अगर मैं ये जो गिवन फेस है ऑन सरफेस बीसी, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो वी अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो क्या कहता है स्नेल्स लॉ? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is refractive index of the medium in which light enters। तो लाइट कौन से मीडियम में एंटर कर रही है? लिक्विड में, विद रिस्पेक्ट टू जहां से वो आ रही है, तो ग्लास से आ रही है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ग्लास इज 1.5। तो आपके पास ये जो लिक्विड है इसकी वैल्यू आ गई 1.5/2 √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 0.75 √3। तो ये हमारा जो लिक्विड है उसका गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समटाइम्स यही क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, तो वहां पर ये वैल्यू ऐसे भी आ सकती है कि आपने यहाँ पे 1.5 √3/2 है, और ये जो हमें पता है कि 1.5 की वैल्यू जो है वो 3/2 होती है। तो ये जो आपका म्यूएल है, दिस म्यूएल विल बी इक्वल टू 3 √3/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो ये आपके लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये कंसेप्ट हैं जो आपने समझने हैं कि लाइट पहले एक सरफेस पे टकरा रही है, फिर दूसरे सरफेस पे टकरा रही है, और जब लाइट नॉर्मली टकराएगी तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगी, और फिर जब वो दूसरे सरफेस भी टकराएगी तो आप अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट एंटर कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू जहां से लाइट आ रही है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आने चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में आ ही जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वी हैव अ पॉइंट सोर्स of monochromatic light and is kept at center of the bottom of a cylinder of radius 15 सेंटीमीटर। तो ये एक टैंक है, और ये सिलेंडर के फॉर्म में टैंक है, और इस टैंक का जो बेस है, बेस उसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। नाउ द सिलेंडर कंटेन्स वाटर। तो इस सिलेंडर के अंदर वाटर है, और उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 4/3 टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो ये जो सिलेंडर है इसमें ये आपका वाटर है, और वाटर जो है वो 7 सेंटीमीटर हाइट तक है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट ड्रॉ द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू विच द लाइट इमर्जेस इन एयर। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि एक हमने सोर्स रखा, और उस सोर्स को हमने कहाँ रखा? उसको हमने सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ सिलेंडर पे रखा। तो ये जो सिलेंडर है इसका जो बॉटम है उसका बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल मिड पॉइंट, वहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये सोर्स रखा। ये जो ऑब्जेक्ट है सोर्स है, इसमें से लाइट इमिट हो रही है। अब वो जो लाइट है अगर हम उसको स्टडी करें, तो ये सोर्स से जो रेज आएंगी वो हर डायरेक्शन में जाएंगी।
तो ये देखो एक ये लाइट आ गई जो बिल्कुल नॉर्मली फॉल कर रही है, स्ट्रेट चले जाएगी। अब बहुत सारी रेज हैं जो इस सोर्स से ऐसे आ रही हैं, बहुत सारी रेज हैं ये ऐसे, बहुत सारी रेज हैं जो सोर्स से ये ऐसे बाहर आ रही हैं। अब अगर ये सारी रेज को मैं स्टडी करूं तो मैं क्या नोटिस करूंगा? अब ये रे देखो यहाँ पे जो आएगी, ये जब आपके इस गिवन सरफेस पे ऐसे फॉल करेगी तो यहाँ पे देखो आपका एंगल लाइट 0 था, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया तो लाइट जो है वो अब डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी। तो जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। अब इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो गिवन रेज हैं ये हर डायरेक्शन में, ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही हैं, ये ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही हैं। और जैसे जैसे ये आगे जाके सरफेस को टकराएंगी, आप क्या नोटिस करोगे कि आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बढ़ता जाएगा। और जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। और जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा तो आपकी ये जो लाइट है ये टकरा कर आपके गिवन नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि इसके बाद कोई भी लाइट जो आके टकराएगी वो टकराने के बाद उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और आपकी जो लाइट है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में तो लाइट बाहर आ रही है, पर इसके बाद ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में लाइट टकरा के ग्लास, ये जो पोर्शन है इसमें लाइट टकरा के वाटर में ही रह जाएगी, लाइट वाटर से बाहर नहीं आ पाएगी। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये वाला जो रीजन है इसमें लाइट बाहर आ रही है, लेकिन ये जो रीजन है इस रीजन में अब लाइट बाहर नहीं आ रही, वो टकरा के आपके वाटर के अंदर ही रह रही है। और ये रीजन कब आएगा? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे? हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो इतने रीजन के अंदर, ये वाले रीजन के अंदर बाहर आ रही है। पर ये जो चीज है ये सिर्फ इस साइड नहीं होगी। अगर आप इसके दूसरे साइड पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे दूसरे साइड देखूं तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ये लाइट बाहर आएगी और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सेम वही चीज। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो, आपकी लाइट जब ये गिवन सरफेस पे टकराएगी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके गिवन क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो गिवन लाइट रेज है, ये लाइट रेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये जो चीज है ये एक पूरा कोन बन जाएगा। दिस विल फॉर्म अ कोन, ये एक पूरा का पूरा ऐसे कोन बनेगा। और जब ये पूरा का पूरा कोन बनेगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये एक सर्कुलर पोर्शन बनेगा और उस सर्कुलर पोर्शन का ये आपका रेडियस बनेगा आर। और ये जो आपका सर्कुलर पोर्शन का रेडियस आर बनेगा, ये सर्कुलर पोर्शन से लाइट जो है वो बाहर आएगी। तो एयर में अगर आप हो, तो अगर आप एयर में से देख रहे हो तो इतने पोर्शन से लाइट आपके आईज में फॉल करेगी, बाकी ये वाला जो पोर्शन है यहां से कोई लाइट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या अंडरगो करेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कभी भी आपके पास कोई स्विमिंग पूल है या कोई वाटर बॉडी है और आप उस वाटर बॉडी के अंदर कोई एक बल्ब रखते हो जिससे लाइट आ रही है, तो आप हमेशा नोटिस करो वो जो लाइट ऊपर आएगी वो आपके गिवन सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर एक सर्कुलर इल्यूमिनेटेड सर्कुलर शेप फॉर्म करेगी। इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट जो होगा वो सर्कुलर शेप में होगा। वो जो लाइट बाहर आप नोटिस करोगे वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाएगी। वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसीलिए बन रहा है क्योंकि उस सर्कल के बाहर जो लाइट है वो टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करके वाटर के अंदर ही रह रही है, वो बाहर एयर में नहीं आ रही। तो क्वेश्चन था कि हमने क्या करना है, एक तो रे डायग्राम बनानी है, तो ये हमने रे डायग्राम बना दी, और दूसरा हमने क्या करना था, एरिया ऑफ द वाटर सरफेस थ्रू विच द लाइट इमर्जेस आउट।
तो ये आपका आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग आउट, और एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस आउट। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जहां से लाइट बाहर आ रही है वो आपका ये गिवन रेडियस हो गया आर, और एरिया अगर निकालना है तो ये आपका गिवन एरिया हो गया, दैट इज योर पाई इनटू आर स्क्वायर। तो अब हम इस आर को कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वील फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दिस आर। अब देखो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो देखो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल के इक्वल आएगा। कैसे, आपके पास ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, और ये देखो ये जो लाइन है ये भी नॉर्मल है, और आपकी ये जो गिवन आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, ये क्या है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, तो हमारे पास ये गिवन एंगल्स इक्वल हो गए। और हमें पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल टू योर 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, और यहाँ पे डेंसर मीडियम जो है वो वाटर है, रेयर मीडियम जो है वो एयर है। तो अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान के चलूँ तो एयर का तो हमें पता है 1 है, तो ये जो वैल्यू है ये हो गया 1/μ, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, और बाहर सराउंडिंग एयर है। तो आपके पास देखो साइन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया 1, हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना हो गया म्यू। तो अगर मैंने यहाँ पे बेस को कैलकुलेट करना है तो बेस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस परपेंडिकुलर स्केयर अंडर रूट। तो ये आपका जो गिवन बेस है उसकी वैल्यू जो है वो म्यू स्केयर -1 अंडर रूट आ गई। तो हमारे पास ये गिवन केस आ गया। और अगर मैं यहाँ पे अब देखो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लूँ, तो इस ट्रायंगल में आपका जो गिवन सरफेस है उसका आपके सोर्स से जो डिस्टेंस है वो इसकी हाइट होगी, तो ये h हाइट होगी। ये हाइट आपको 7 सेंटीमीटर यहाँ दी हुई है। तो h इज द depth of the source from the surface of water, or it is the height of the surface from the source where you have placed the source inside the water। तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ और इस ट्रायंगल में अगर मैं tan c निकालता हूँ तो tan c विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, बेस जो है वो आपका h है, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 1, बेस आ गया म्यू स्क्वायर -1 अंडर रूट is equal to r by h. So this implies that the radius of this circular cross section from which the light will emerge out, that will be equal to h over under root of mu square -1। तो ये हमारे पास गिवन रिलेशन आ गया जिसको हमने अब याद रखना है। तो ये आपकी वो हाई रेडियस आ गया, दिस इज द रेडियस of the circular cross section on the surface of this water from where the light will emerge out। और अगर एरिया निकालना है तो इसका आप पाई आर स्क्वायर कर दो। अब इस केस में अगर मैं गिवन न्यूमेरिकल जो मुझे दिया हुआ है, इस केस में अगर मैं आर निकालना चाहता हूं तो आर की वैल्यू एच आपको कितना दिया हुआ है, एच आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू आपको 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो तो दिस वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी 3 इंटू 7/7 अंडर रूट। तो हमारे पास जो आर यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है 3√7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया। और अगर हम ये एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई
22/7 इंटू आर स्केयर, तो ये आपके पास 3√7 का स्केयर. सो व्हाट यू गेट इज दैट योर गिवन एरिया कम्स आउट टू बी 7 कैंसिल हो गया, और आपके पास 9 × 22, तो दैट विल कम आउट टू बी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि हमारा जो गिवन एरिया है, जिस एरिया से आप लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एरिया आपके पास इतना बन गया, दैट इज πr². अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये 15 सेंटीमीटर का क्या फायदा है क्वेश्चन में. तो हमें क्या दिया हुआ था कि ये जो नीचे वाला टैंक है, टैंक ये सिलेंड्रिकल है, तो इस टैंक का भी देखो जो नीचे वाला बेस है वो सर्कुलर है, क्योंकि सिलेंडर का भी बेस सर्कुलर होता है. अब यहाँ पे आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने आर निकाला. अब अगर यहाँ पे ये जो आर है ये आपका लेस देन 15 आया, फिर तो आपका जो टैंक है वो बड़ा है, और वो जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिसमें से लाइट निकल रही है वो कम है. लेकिन अगर आपका आर जो है वो 15 से ज्यादा हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि ये जो लाइट है ये इस पूरे सिलेंडर से बाहर आएगी. पूरे सिलेंडर से क्यों बाहर आएगी? क्योंकि पूरे सिलेंडर का जो रेडियस है, वो रेडियस आपके ये जो लाइट जिसमें से इमर्ज आउट हो रही है उस रेडियस से कम है. तो फिर जो एरिया होगा इल्यूमिनेटेड पोर्शन, जो एरिया होगा इल्यूमिनेटेड पोर्शन, वो आपका π × R² हो जाएगा, और कैपिटल आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर. मतलब ये आपका जो गिवन बेस ऑफ द सिलेंडर है. तो कहने का मतलब है कि अगर कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये भी चेक करो कि आपका जो गिवन आर आ रहा है, ये जो आर आ रहा है, इसकी वैल्यू आपका जो सिलेंडर टैंक जो आप ले रहे हो उस टैंक के बॉटम वाले बेस के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है. अगर ये वैल्यू जो सिलेंडर है जिसके अंदर आपने, वो टैंक है, उस टैंक के बॉटम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कम आ रहा है, तो फिर तो आपके पास पोर्शन ऑफ सरफेस ज्यादा है और उसमें से जो लाइट बाहर आ रही है वो कम पोर्शन में से आ रही है. लेकिन अगर ये स्मॉल आर आपके टैंक के रेडियस से ज्यादा हुआ, तो फिर लाइट पूरे के पूरे टैंक में से बाहर आएगी. तो ये बात हमने अब याद रखनी है, ये कंसेप्ट हमने याद रखना है. और यही जो क्वेश्चन है इसमें समटाइम्स क्या होगा, एग्जामिनर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देने की जगह कह देगा कि यहाँ पे एक फिश है. एग्जामिनर कह देगा कि एक फिश है, और आप उस फिश को व्यू कर रहे हो बाहर से. जब आप फिश को व्यू कर रहे हो तो कहेगा उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है, फिश का फील्ड ऑफ व्यू कितना है. तो फील्ड ऑफ व्यू, फिश, फिश भी एक ऑब्जेक्ट है. ये जो था क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस था, फिश एक नॉन ल्यूमिनस है, पर लाइट तो दोनों ही देंगे. जब लाइट दोनों देंगे तो यहां से जो लाइट आएगी वो लाइट इतने ही क्रॉस सेक्शन में आएगी, इसके बाकी क्रॉस सेक्शन में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो फिश का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो भी इतना ही बनेगा. तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन है, जैसे आपको आ गया कि बताओ फिश है, यहाँ पे फिश है, और बताओ वो बाहर से आप देख रहे हो तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना है. तो उसका फील्ड ऑफ व्यू इतना ही है जितना ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जितना ये लाइट इमर्जिंग आउट का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. हाँ जी, देखो क्लियर है ये. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. show that the minimum distance between the real object and its real image formed by lens is equal to 4 times the focal length of lens. तो हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी रियल बन रही है. अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज रियल बन रही है, तो लेंस डेफिनेटली कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉनकेव तो हो नहीं सकता. कॉनकेव तो हमेशा जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है. तो हमारे पास यहाँ पे एक गिवन अरेंजमेंट है. उस गिवन अरेंजमेंट में हमने क्या किया, हमने ये एक गिवन कॉन्वेक्स लेंस लिया, और कॉन्वेक्स इसलिए लिया क्योंकि इमेज रियल बन रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही बनाएगी. और क्वेश्चन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेज बना रहा है. तो अगर ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना रहा है तो इमेज डेफिनेटली अदर साइड पे बनेगी. नाउ लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज d.
तो ऑब्जेक्ट और उसकी जो रियल इमेज है उसके बीच में हमने जो डिस्टेंस है वो लेट अस से d माना। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, अगर मैं ये ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस लूँ और इसको मैं x मान लूँ, तो ये जो मेरा डिस्टेंस बनेगा ये मेरा बनेगा d माइनस एक्स। सो हेयर योर u is minus x. Here your v is d minus x. तो ये जो वैल्यू ये प्लस में आएगी। ये प्लस में क्यों आएगी? बिकॉज ये राइट साइड पे है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास 1/d माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f। तो 1/d माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/x। तो ये जो वैल्यू है आ गई 1/d माइनस एक्स माइनस एफ ओवर f इंटू एक्स। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई d माइनस एक्स इज इक्वल टू f इंटू एक्स ओवर x माइनस एफ। So from here what we get is that the value of d is equal to x plus f into x over x minus f। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस d? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। तो ये रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि देखो ये आपने ऑब्जेक्ट माना, ये आपकी इमेज है और रियल है तो अदर साइड पे है, और उसके बीच में ये d आपने डिस्टेंस माना और f आपका फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो d है ये मिनिमम हो। तो फॉर योर d टू बी मिनिमम, अब ध्यान से देखो x क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करोगे x बदलेगा, x बदलेगा तो d की वैल्यू बदलेगी, f तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इफ यू वांट मिनिमम वैल्यू ऑफ d, तो d की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब आप d को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे और इस वैल्यू को क्या पुट कर दोगे? 0। अब आपने इसको खुद डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो आप इसको अब खुद डिफरेंशिएट करोगे, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर जो आएगा डिफरेंशिएट करने पे वो क्या आएगा कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि x की वैल्यू जो आएगी दैट विल कम आउट टू बी 2f। तो ये आपने खुद डिफरेंशिएट करना है, आपका होमवर्क है। थोड़ी जगह छोड़ लो और इसको डिफरेंशिएट करोगे, और ये याद रखना है कि यहाँ पे x वेरिएबल है और f जो है f वो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि लेंस तो वही है, बस आप आगे पीछे हो रहे हो। जब आप आगे पीछे होगे तो x बदलेगा, f कांस्टेंट रहेगा। तो हमने क्या नोटिस किया कि व्हेन योर x इज इक्वल टू 2f योर d इज मिनिमम, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज मिनिमम। और x की वैल्यू देखो 2f है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम d? तो मिनिमम d यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 2f। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2f पुट कर दूं तो मेरे को मिनिमम d मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम d कितना आ गया? 2f प्लस x इंटू 2f ओवर 2f माइनस f। सॉल्व करो तो आपका जो मिनिमम वैल्यू ऑफ d है वो कितना आ गया? 4f। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ d कितनी आ गई? 4f। और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ d 4f कब आएगा? व्हेन x का मतलब क्या हो गया? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2f, क्योंकि x आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो गई? 2f। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया कि अगर आप चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज है रियल इमेज, और आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रहे हो,
तो जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलोगे उसकी रियल इमेज की पोजीशन भी बदलेगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 4f। और 4f का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 2f पे, और इमेज भी कहाँ पे है 2f पे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब ये जो हमने कंसेप्ट किया है, इस कंसेप्ट में हमारे पास देखो ये आ गया ऑब्जेक्ट, और इधर हमने ले ली एक स्क्रीन। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट एंड हेयर वी हैव अ स्क्रीन। स्क्रीन इज अ प्लेस वेयर द रियल इमेज इज फॉर्म, जहाँ पे इमेज बनती है वो स्क्रीन है। एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये जो गिवन स्क्रीन है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है d, एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। अब पहला केस ये है कि इफ योर गिवन d इज लेस देन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से 4 टाइम्स से कम है, देन नो रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई रियल इमेज नहीं मिलेगी। तो ये बातें अब याद रखनी है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चंस, ये सब कंसेप्ट्स आ सकते हैं। अब इफ योर d इज इक्वल टू 4f, अगर d 4f के इक्वल है, देन अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। देन रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एंड कब, योर ऑब्जेक्ट इज एट 2f, image is at 2f, lens is at center, लेंस इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है, लेंस इज एट सेंटर। एंड इसमें आप क्या नोटिस करोगे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट और साइज का इमेज सेम बनेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर इमेज का भी उतना ही साइज आएगा। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के वाइज ये कंसेप्ट 3 है, पर 1 मार्क के क्वेश्चंस में ये आ सकता है, तो इसलिए इसको याद रखना है दैट इफ योर d इज ग्रेटर देन 4f, अगर आपका ये जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन है ये इस लेंस के फोकल लेंथ से 4 टाइम से ज्यादा है, तो फिर आप क्या नोटिस करोगे कि देर आर 2 पोजीशंस। आप क्या नोटिस करोगे कि देर आर 2 पोजीशंस of lens at which real image is formed on screen। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये जो गिवन जगह है ये मिड पॉइंट है, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि लेंस 2 ऐसी पोजीशंस होंगी जहाँ पे आपका जो गिवन लेंस है उसको रखने पे स्क्रीन पे इमेज बनेगी। एक ये होगी पोजीशन P1 और एक ये हो गई पोजीशन P2। और अगर आप पोजीशन P1 लो तो इसमें आप क्या नोटिस करोगे कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज बिटवीन F एंड 2F, इसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F है। तो ये जो पोजीशन P1 है इसमें इमेज H डैश साइज की बनेगी, और ये जो H डैश साइज होगा वो H से बड़ा होगा। तो ये जो P1, जब लेंस की पोजीशन P1 है, P1 का मतलब वो ऑब्जेक्ट के क्लोज है, देखो लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोज है, और दूसरे में क्या है कि आपका जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट से दूर है और स्क्रीन के क्लोज है। तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज बियॉन्ड बियॉन्ड 2f, ये P2 पोजीशन उसमें बियॉन्ड 2f है। और जब बियॉन्ड 2f होगा तो सेकंड केस में जो इमेज की साइज की वैल्यू होगी वो लेस देन h होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड।
और जब वो बिटवीन एफ एंड टू एफ होता है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक पोजीशन पे जो आपकी इमेज आएगी वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, दूसरे पोजीशन में जो इमेज आएगी वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होगा। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और उसका अंडर रूट निकालूं तो मुझे ऑब्जेक्ट का साइज मिल जाएगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट will be equal to the square root of the product of the size of the images formed in the two different positions where you get the images on the screen। तो ये बात हमने अब याद रखनी है, ये फैक्ट जो हमने याद रखना है।